शहर हादसों का शहर है, यहाँ जिंदगी हादसों का सफर है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई न कोई हादसा हादसा हादसा। हेलो एवरीवन, खमागणियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। वो कहते हैं ना कि सपने सिर्फ देखने वालों के नहीं होते हैं, सपने उनके होते हैं जो उनके पीछे काम करते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों के सपने उन्हें मौत के बहुत करीब ले जाते हैं और ऐसे टाइम पर एक बहुत छोटी सी चीज भी उनको मौत के मुंह से बाहर निकाल लाती है। मुंबई, सपनों का वो शहर जहां पे हर दिन हजारों लोग अपनी किस्मत लिखने आते हैं, लेकिन कई बार आपकी किस्मत में कुछ और लिखा होता है। ये कहानी है रोहन की, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का था, जो अपनी आंखों में एक्टर बनने का सपना लेकर आया था। लेकिन उसे क्या पता था कि शहर की चमक धमक के पीछे कुछ राज भी छुपे हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। और जिन लोगों को ये राज पता लगते हैं, उनका वापस लौट के आना नामुमकिन हो जाता है। कुछ ऐसा है वो हमारी आज की इस कहानी के अंदर जो हमारे साथ शेयर की है वंश ने। और ये जो भी इंसिडेंट हुए हैं वो इनके दादाजी के फ्रेंड के साथ हुए थे। आप सोच रहे होंगे दादाजी के फ्रेंड, तो जी हाँ, ये कहानी है 1987 के आसपास की। इनके दादाजी के जो दोस्त थे, उनका नाम तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोगों ने उनका नाम रोहन रख लिया है। और ये सब कुछ उनके साथ हुआ था। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोगों के साथ कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या ये सब होना पॉसिबल है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जिसके साथ होता है, जिसके साथ गुजरता है, सिर्फ वही इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन किसी के सामने प्रूव नहीं कर सकता। तो कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास में से कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर हमसे उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। कहानी की शुरुआत होती है 1987 से, जब रोहन करीबन 22 साल का था और वो अपने सपनों को अपनी आंखों में लेकर मुंबई आ गया था। वो यही सोचकर आया था कि मुंबई में कुछ ना कुछ काम वो कर लेगा और काम करते करते साथ में वो कहीं ना कहीं थिएटर के अंदर काम ढूंढेगा। थिएटर में धीरे धीरे रोल्स करेगा, फिर वहां से उसके लिंक्स निकलेंगे, उन लिंक्स को यूज करेगा। और आज से अगर आप कंपेयर करें 87 में, ये सब होना ज्यादा शायद आसान काम था क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी। तो यही सब सोचकर वो मुंबई आया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा हम सोचते नहीं है। और कुछ ऐसा ही हुआ रोहन के साथ। मुंबई पहुंचने के बाद जहां उसे लग रहा था कि उसे आसानी से काम मिल जाएगा, उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। और 5 दिनों तक उसे रेलवे स्टेशन पर ही सोना पड़ा। वो रेलवे स्टेशन पर ही सोता था और रोज रात को एक वड़ा पाव खाकर काम चलाया करता था। दिन भर काम की तलाश में घूमता, लेकिन कोई भी उसे रखने को तैयार नहीं था। और शाम को रेलवे स्टेशन पर वो अपनी रात गुजारा करता था। ये रोहन का मुंबई में छठा दिन था। उसने सोच लिया था कि आज अगर उसे काम नहीं मिला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ना तो उसके पास खाने के पैसे बचे हैं और ना ही वापस घर जाने के। फिर से वो दिन भर काम की तलाश में घूमता रहा, ढूंढता रहा, और शाम होने तक भी उसे कोई काम नहीं मिला। रात हुई, आज वो भूखा ही था। वापस से वो स्टेशन के ऊपर बैठा हुआ था और बैठे बैठे यही सोच रहा था कि कितने सपने लेकर मैं यहाँ पर आया था, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, ना काम है ना पैसे हैं, कैसे मेरा इस शहर के अंदर गुजारा होगा। ये दुविधा में सोचते सोचते, दुखी होते होते, पता नहीं कब उसे नींद आ गई कि दिन भर का वो थक गया था और आज बिना कुछ खाए ही वो सो गया था। रात को, आधी रात को, मतलब करीबन 11:30-12 बजे के आसपास उसकी आंख खुलती है। एक आदमी आकर उसे उठाता है। उसने उठकर उस आदमी को देखा तो उस आदमी की उम्र करीबन 35 साल के आसपास होगी। और ये आदमी रोहन के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था, क्योंकि जिस काम के लिए रोहन दर दर ठोकरें खा रहा था, वो खुद वो काम लेकर उसके पास में आया था। काम था थिएटर का। थिएटर में उसे रोल करना था। उस आदमी का नाम विनोद था। विनोद ने रोहन से कहा, एक्टिंग वगैरह आती है? थोड़ा काम जानते हो एक्टिंग का? क्योंकि मुझे अपने थिएटर में एक रोल में एक एक्टर की जरूरत पड़ रही है। तो उसकी आंखें चमक जाती बिल्कुल कि एक्टिंग का काम। रोहन बोलता है, हाँ हाँ हाँ, मैं तो मुंबई आया ही इसी काम के लिए। पिछले कई दिनों से मैं थिएटर से थिएटर घूम रहा हूँ कि मुझे कुछ वहां पर काम मिल जाए। तो विनोद ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हें देखकर मुझे लगा कि मेरी जरूरत को तुम पूरा कर सकते हो। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि मैं जो काम करने आया था, फाइनली मुझे वो काम मिल रहा है। बिना ये सोचे कि क्या रोल है, बिना ये सोचे कि कहाँ जाना है, उसने उस आदमी को हाँ बोल दिया और बोला कि चलो, जब भी तुम कहोगे मैं तब से आने को तैयार हूं। तो उस आदमी ने कहा, तब से जब से क्या, अभी से तुम्हें काम करना है,
चलो मेरे साथ। थोड़ा उसको अजीब सा लगा, पर उसको लगा ठीक है, काम के लिए मैं क्यों मना करूं। तो वो विनोद के पीछे पीछे चलने लगा। अब न जाने गलियों से गलियां, रास्तों से रास्ते, कैसे तैसे वो विनोद का पीछा करते करते एक थिएटर के सामने पहुंचा। उस थिएटर के सामने जब वो खड़ा हुआ तो उसको लगा कि यार, मतलब उसको ऐसा फील आया कि वो उस थिएटर के अंदर ना जाए। लेकिन फिर उसके अंदर से आवाज आई कि काम चलकर अपने पास आया है, मना करने का कोई मतलब नहीं ना, दोबारा इस शहर में काम नहीं मिलेगा। और वो सीधा उस थिएटर के अंदर चला गया। रोहन अंदर जाता है, अंदर जाकर देखता है कि पूरे थिएटर में मतलब अंधेरा सा हो रखा था, बहुत ज्यादा लाइट नहीं जली हुई थी, सिर्फ एक स्टेज लाइट जली हुई थी। और स्टेज लाइट की जो रोशनी थी, इंटेंसिटी जिसे बोलते हैं, वो बहुत कम थी, बट ऐसी थी कि हाँ ठीक है, आपको दिख जाएगा। वहां विनोद उसके आगे खड़ा था, वो उसे वहीं पर एक चेयर पर बिठाता है और उसके बाद स्टेज के पीछे चला जाता है। थोड़ी देर के बाद विनोद एक बूढ़े आदमी को लेकर आता है। वो बूढ़ा आदमी रोहन के पास आकर बोलता है कि सुनो, हम लोग यहाँ पर सारी रात थिएटर करते हैं और सुबह अपना काम वगैरह करते हैं। तो उसने बोला कि पूरी रात थिएटर आप क्यों करते हो? तो उसने बोला कि मुंबई है, खर्चा चलाने के लिए हम लोग दिन भर कहीं ना कहीं काम करते हैं, थोड़ा आराम भी करते हैं और उसके बाद पूरी रात यहाँ पर थिएटर करते हैं, जैसे जैसे हमें प्रोजेक्ट मिलते जाते हैं। तो रोहन को उनकी बात समझ में आई कि यार सही बात है, मैं 6 दिनों से घूम रहा हूँ, मुझे काम नहीं है, तो ये लोग भी जाने कब से रह रहे होंगे, कैसे कैसे इन्होंने लिंक बनाए होंगे। तो पार्ट टाइम ये लोग सुबह अपना घर चलाने के लिए काम करते होंगे और शाम के टाइम मेरी तरह ये अपना पैशन फॉलो करते होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर रोहन को अपनी ही तरह के लोग मिल गए थे और उसे ये भी समझ में आ गया था कि उसे भी अपना जीवन बसर ऐसे ही करना होगा और इन लोगों के थ्रू उसे भी कहीं ना कहीं दिन में काम मिल ही जाएगा। ये सब सोचकर रोहन ने हमें दी कि ठीक है, मैं भी आपके साथ रात में यहाँ पे काम कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से रोहन को अपना थिएटर का काम मिला। वहां पर करीबन 8-10 लोग थे जो सब कुछ मैनेज किया करते थे और सभी लोग उसके लिए नए थे, तो ज्यादा कुछ वो बोलता नहीं था, बस सबको देखकर वो ऑब्जर्व करता रहता था। एक बात रोहन को जो यहाँ पर अजीब लगी कि सब लोग ऐसे थे जैसे उनके अंदर किसी ने चाबी भर दी और वो वही काम कर रहे हैं। मतलब जिसको जो काम बोला गया बस वो वही काम कर रहा है, ना वो इधर देखता है ना वो उधर देखता है। किसी की नजर अगर रोहन के ऊपर पड़ेगी तो कोई एक्सप्रेशन देता है, यूं देखता है, उसके बाद चल के अपना काम कर रहा है। तो उससे लगा कि यार बड़े शहर के लोग हैं, ऐसे ही काम करते होंगे, मुझे अभी कौन पूछेगा। पहले दिन रोहन को कोई रोल वगैरह कोई काम नहीं मिलता, बस उसे बैठकर देखना था कि कैसे काम चल रहा है। और थिएटर देखते देखते पता नहीं उसको कब नींद आ जाती है। तो उसकी आंख खुलती है, धूप से उसके चेहरे पर जो पड़ती है, एकदम चौंक के उठ जाता है और देखता है कि वो किसी सड़क के फुटपाथ पे पड़ा हुआ था। उठ के चारों तरफ देखा तो थिएटर बीटर जैसी कोई चीज ही नहीं थी, सब कुछ गायब था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो कहाँ पर है। अब उसे फील हुआ कि अरे यार, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कल रात को मैं थिएटर में बैठे बैठे सो गया और शायद उन लोगों ने नाराज होकर मुझे वहां से बाहर निकाल दिया या फिर मुझे वो यहाँ पे गिरा कर चले गए। लेकिन इतनी गहरी नींद तो मुझे कभी आती नहीं है। उसके बाद 50 सवाल थे, लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं था कि वो यहाँ फुटपाथ पर कैसे पहुंचा। और इतना ही नहीं, उसे तो उस थिएटर का रास्ता भी याद नहीं था, पता नहीं कौन सी गलियों से विनोद उसको लेकर गया था। और ये सोचकर वो बहुत परेशान हो जाता है कि एक मौका हाथ में आया था, वो भी चला गया, कैसी फूटी किस्मत है मेरी। रोहन फिर से काम की तलाश में दिन भर भटकता रहता है, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। दिन भर भटकने के बाद वो वापस से अपने पुराने अड्डे यानी वही स्टेशन पर पहुंच जाता है और अपने आप को कोस रहा होता है। रात होते ही फिर से एक बार विनोद उसके पास में आता है और उसे उठाता है। उसके उठते हुए विनोद को देखता है और उसकी आंखों में चमक फैल जाती है। वो उसे माफी मांगने लगता है कि सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, कल रात को मुझे नींद आ गई थी। लेकिन उसकी इन बातों से जैसे विनोद के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उससे कहता है कि ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें रोज लेने आऊंगा और कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें वहीं थिएटर पे ही रख लूंगा, तुम चिंता मत करो। उसकी बात सुनकर रोहन को भी सही लगता है कि यार सही है, कम से कम रहने का ठिकाना तो मिल जाएगा। लेकिन कल उस थिएटर की जो वाइब्स थी वो थोड़ी उसको ठीक नहीं लगी थी। थोड़ा उसके मन में शंका भी थी, बट उसको लगा यार दिमाग नहीं लगाता हूँ। इधर से विनोद चलना शुरू करता है और उसके पीछे पीछे रोहन भी चलना शुरू करता है। लेकिन आज वो पूरे रास्ते का ध्यान रख रहा था। वो अलग अलग लैंडमार्क्स, अलग अलग सिंबल्स, निशानियां देखता हुआ चल रहा था, जिससे अगर उसे कभी वहां पहुंचना पड़े तो उसे भी रास्ता याद हो। पर जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, रोहन को ऐसा फील हो रहा था कि हर चीज को अंधेरा खाता जा रहा है। कोई चीज उसे दिखती भी तो एकदम से ब्लर सी दिखती और फिर उसकी विजन्स में से गायब हो जाती, मेमोरी के अंदर नहीं थी। वो लोग थिएटर पर पहुंचे। थिएटर पर पहुंचकर उसने देखा तो थिएटर का नेम प्लेट लगी हुई थी और नेम प्लेट भी जो थी ना, उसमें जैसे कवर्ड हो, डस्ट सी हो रखी हो, काला सा कुछ छपा हुआ ऐसा था। उसने पढ़ने की कोशिश की तो उसको सिर्फ 2 अक्षर पढ़ने में आए, बी और ए, बा, इतना लिखा हुआ था। वो और पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे आवाज आती विनोद की कि क्या कर रहे हो, अंदर आओ। उसकी आवाज सुनकर वो हड़बड़ा के अंदर जाता है। अंदर जाता है तो वो एक और डिफरेंस यहाँ पर फील करता है कि बाहर
जो मुंबई का ह्यूमिड एटमॉस्फेयर था, चिपचिपाहट, गर्मी, उस थिएटर के अंदर एक अलग ही लेवल की ठंडक थी। विनोद उसे थिएटर के अंदर बिठाता है और उसे खाने के लिए एक वड़ा पाव ला कर देता है और बोलता है कि आज तुम्हारा रोल है। वो उसको एक डायलॉग देता है और बताता है कि वो जो लड़की है उसके साथ तुम्हारा ये डायलॉग है, इसे याद कर लो। उसको देख के रोहन को बड़ा अजीब सा लगता है। उस पेपर में सिर्फ 3 लाइनें लिखी हुई थी जो उसका डायलॉग था, और वो डायलॉग कुछ इस तरह के थे। तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां जाओगी मैं भी वहीं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये 3 लाइनें उसको उस लड़की से बोलनी थी। उसे लगा इसमें मेरी एक्टिंग क्या निकलेगी, बट कुछ भी हो, रोहन ने सोचा कि काम मैं अपने हाथ से अब नहीं जाने दूंगा। एक गलती मैंने कल कर ली थी, आज मैं वो गलती नहीं करूंगा। अब पहली बार मुंबई के किसी थिएटर में रोहन को काम मिला था। वो थोड़ा नर्वस था, तो उसे लगा कि यार अपना रोल का टाइम आता है उससे पहले ना एक सिगरेट फूंक लेता हूँ ताकि थोड़ी नर्वसनेस कम हो जाएगी। ये सोचकर वो थोड़ा साइड में जाता है, अपने मुंह में सिगरेट लगाता है और लाइटर से उसे जलाता है। अब जैसे ही रोहन लाइटर जलाता है, वो जो लोग एक्टिंग करते हैं एकदम से रोहन की तरफ देखते हैं बड़ी अजीब से तरीके से, और अगले ही मोमेंट पर सब लोग इधर से भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि थिएटर के अंदर भूचाल आ गया है। वो 10-12 लोग जिसको दिख रहे थे सब इधर उधर भाग रहे हैं, और इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा भी 20-30 लोग और हैं उस थिएटर के अंदर जो इधर उधर भाग रहे हैं। उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, और यहाँ रोहन को भी समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है, मैंने तो सिर्फ लाइटर जलाई, सब क्यों भाग रहे हैं। और एकदम से रोहन के दिल की धड़कन बहुत तेज तेज बढ़ने लगी। ऐसा लगता है उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। वो कुछ सोच समझ पाता तभी एकदम से उसको आके एक बहुत तेज धक्का लगता है। धक्का लगते ही वो किसी हार्ड चीज से टकराता है, उसके सिर पे बहुत तेज लगती है और उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। अगली बार जब रोहन की आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके सर पे बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसके बगल में एक नर्स खड़ी थी। उसने उससे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया, तो उसने बताया कि कुछ लोग तुम्हें यहाँ पर छोड़ के गए थे, तुम्हारा सिर फटा हुआ था और तुम बेहोशी की हालत में यहाँ पर आए थे। रोहन एकदम कंफ्यूज होता है कि ये सब क्या है। उसे रात की बात याद आती है, फिर वो थोड़ा चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो पहुँचा कैसे। उस नर्स के पास जाता है और बोलता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि वो जो 2-3 लोग मुझे यहाँ लेकर आए वो कहाँ से लेकर आए थे। तो नर्स थोड़ी हेल्पिंग नेचर की थी। उसने रिसेप्शन से वो जो पता होता उन्होंने लिखवाया होगा जहाँ से इसको लेकर आए हैं, वहाँ की लोकेशन उसको बता दी। उसके बाद वो हॉस्पिटल से अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे पैसे कहाँ से दे? सरकारी हॉस्पिटल था भाई, सरकारी हॉस्पिटल में पैसे नहीं लगते हैं, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन जरूर पूछोगे, अरे सर पैसे तो कमाता नहीं था वो, फिर वो पैसे कहाँ से लेकर आया। तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज फ्री होता है, अगर आप कभी गए हो तो दवाइयाँ भी फ्री में मिलती है। वहाँ से निकलकर वो जैसे नर्स ने बताया था उसी लोकेशन पे पहुँचता है और वहाँ जाकर वो खोजबीन करना शुरू करता है। हर गली, हर नुक्कड़ पे मिलने वाले हर इंसान, हर पान की दुकान वाले से, हर दुकान वाले से वो ये पूछता है कि भाई साहब यहाँ कोई थिएटर है क्या। सब बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई थिएटर नहीं है। अब उसको भी जगह जानी पहचानी से लग रही थी कि यहीं से वो आया था, क्योंकि रात को उसने रास्ता भी नोटिस किया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई थिएटर नहीं। रात भर तो वो उस थिएटर के अंदर था। काफी देर खोजबीन करने के बाद भी जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो हताश हो जाता है और जाकर एक चाय की दुकान थी वहां पर बैठ जाता है, अपना सिर पकड़कर एक चाय ऑर्डर कर देता है। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो बहुत मतलब जैसे जब से रोहन आया था उसको वो ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी हरकतों को ऑब्जर्व कर रहा था। वो उठकर उसके पास में आता है और बोलता है कि बेटा क्या हुआ, बड़े परेशान दिख रहे हो। तो रोहन उससे बोलता है कि बाबा आप तो यहाँ पुराने लगते हो। तो बोलता है हाँ, तो यहाँ आसपास कोई थिएटर है? कल रात को मैं एक थिएटर में आया था लेकिन अब वो थिएटर मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो बाबा बोलते नहीं, यहाँ तो आसपास कोई थिएटर नहीं है। वो सोचता है कि फिर अपने आप उधेड़ने लग जाता है कि यार हर कोई मना कर रहा है, चक्कर क्या है। तभी थोड़ी देर के बाद वो जो बूढ़े अंकल थे वो रोहन से बोलते हैं एक काम करो तुम मेरे साथ चलो। रोहन उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो उसे एक जगह पर ले जाता है जो कि बिल्कुल खंडर सी थी। उसके आसपास थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शंस थे और ऑलमोस्ट सारी जगह खाली पड़ी हुई थी। वो अंकल रोहन को दिखाते हुए बोलते हैं कि बेटा आज से कई साल पहले यहाँ पर एक थिएटर हुआ करता था जब मैं जवान था, और इसका नाम था बद्रीनाथ थिएटर्स। यही एक थिएटर इस आसपास के एरिया में है। उनकी बात सुनकर रोहन को क्लिक करता है। उसे याद आता है कि जब रात को उसका नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो शुरू में उसने बी और ए पढ़ा था जब तक उसको विनोद ने आवाज नहीं लगाई थी। ये क्लिक करते उसकी पूरी बॉडी के अंदर एक सेंसेशन सा फैल जाता है और वो उन बूढ़े अंकल से बोलता है अंकल इस थिएटर का हुआ क्या। तब वो आदमी बताता है कि इस थिएटर के अंदर आग लग गई थी और उस रात जितने लोग इस थिएटर में काम कर रहे थे सभी की जलकर मौत हो गई थी।
अब ये सुनते ही रोहन का तो बीपी बढ़ जाता है, उसके पूरे चेहरे पे पसीना पसीना हो जाता है और उसकी हालत देखकर वो बूढ़ा आदमी सोचता है कि बेटा तुम ऐसे ऐसे घबराए हुए क्यों हो। उनकी बात सुनकर रोहन उनको सारी बात बताता है कि पिछले 2 दिन से उसके साथ जो चल रहा है और कैसे उसने लाइटर जलाया और लाइटर जलाते ही वहां पे सब कुछ एकदम से अफरा तफरी मच गई थी और उसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल में उठा था। रोहन की ये बात सुनकर वो बूढ़े अंकल बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है तुम मेरे साथ चलो। वो उसको एक और नई जगह लेकर जाते हैं। ये जो नई जगह थी ये भी एक थिएटर था। वहां पर जाकर वो उसे एक आदमी से मिलवाते हैं जिसका नाम सुरेश था। बूढ़े बाबा रोहन से बोलते हैं कि इनको भी सारी बात बताओ। रोहन उनको सारी बात बताता है। उसकी बात सुनने के बाद वो आदमी रोहन को बड़ी अजीब सी नजरों से देखता है और फिर उसे एक फोटो दिखाता है और वो फोटो देखते ही रोहन बोलता है हाँ हाँ यही तो है विनोद, यही मुझे थिएटर में लेकर आया था। उसके बाद सुनकर सुरेश की भी आंखें में खुल जाती है और बोलता है कि ये मेरे भैया हैं और इनकी कई सालों पहले मौत हो चुकी है उस थिएटर में जलने की वजह से। ये सुनते ही रोहन को एकदम से बहुत तेज धक्का लगता है और वो गिरने ही वाला होता है कि वो अंकल और वो सुरेश दोनों मिलकर उसको संभालते हैं और संभालने के बाद उससे बोलते हैं कि ये बद्रीनाथ थिएटर मेरे भाई का ही था और एक रात इसमें आग लगी और इसमें जितने भी लोग काम कर रहे थे सबकी मौत हो गई। इसके बाद भी कई महीनों तक रात के अंदर एकदम से उस थिएटर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती थी और इसीलिए आसपास के लोग भी वहां से खाली करके चले गए और आसपास और उस थिएटर के चारों तरफ की जो जगह है वो ऑलमोस्ट वीरान है। ये सब सुनकर रोहन मतलब उसको समझ में आता कि वो क्या देख कर आया है, क्या उसके साथ 2 दिन हुआ है, कैसे वो चीज़ों को एक्सप्लोर करे और अब उसका वो एक्टर बनने का सारा भूत उतर चुका था। उसने सुरेश सामने हाथ जोड़े और बोले कि सर मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मैं अपने गांव वापस चला जाऊं, यहाँ तो मैं अब नहीं रह सकता हूँ। उसकी हालत देखकर वो जो सुरेश था उसने उसको थोड़े बहुत पैसे दिए जिससे कि वो ट्रेन से वापस अपने घर चला जाए और उसी मोमेंट पर उनसे पैसे लेकर सीधा पहुंचता है रेलवे स्टेशन। उसने पहली ट्रेन पकड़ी और सीधा अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। अब उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो जानने की कोशिश करे कि जो उसके साथ 2 दिन हुआ वो सच था या झूठ। लेकिन वो अब दोबारा कभी मुंबई नहीं आना चाहता था। इवन वो मुंबई का नाम भी नहीं लेना चाहता था। वो अपने गांव पहुंचता है, गांव पहुंचकर वापस अपनी खेतीबाड़ी में लग जाता है और उसका अब वो एक्टर बनने का भूत उतर चुका था। उसे समझ आ चुका था कि बड़ी मुश्किल से शायद वो बचा है। उसने जब घर अपने पहुंचकर सारी बातों को प्रोसेस किया तो उसे समझ में आया कि उसके पास वो डायलॉग की 3 ही लाइनें लिखी हुई थी। वो 3 लाइनें अगर वो बोल देता तो शायद वो भी अपने आप को खुद ही उनको समर्पित कर देता, क्योंकि वो 3 लाइनें सिर्फ ये थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, तुम जहां जाओगी मैं वहां जाऊंगा। और अपने आप ही वो भी उनके इस ग्रुप में शामिल हो जाता। ये सोचकर ही रोहन की आत्मा सिहर गई थी और यही उसको एक और चीज ये फील हुई थी। उसने जब ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब उसके सामने सब निकल के आया, देखा कि सभी लोग उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे। कोई बहुत ज्यादा उसके क्लोज नहीं आया करता था। वो तो भला उस लाइटर का, अगर उस दिन वो एक्टिंग करने से पहले सिगरेट पीने के लिए अपना लाइटर नहीं जलाता तो शायद आज रोहन भी जिंदा नहीं होता। तो देखा आपने किस तरह से एक सिगरेट रोहन की जिंदगी का कारण बनी। वैसे तो ये कई लोगों की मौत का कारण बनती है, लेकिन यहाँ पे रोहन को ये मौत के मुंह से बाहर निकाल के ले आई। वो कहते हैं ना कि कई बार एंटिटीज वगैरह जो होती है वो आग से डरती हैं, ऐसी किसी चीज से, लोहा हो या जिससे आग निकलती है उससे वो घबराती है। सेम वही चीज रोहन के साथ हुई, उसका ये एक्सपीरियंस हुआ। शायद वहां पर जितने भी लोगों की मौत हुई थी वो आग से जलने की वजह से हुई थी और इसी वजह से वो आग से डरते थे। तो जैसे ही रोहन ने लाइटर ऑन किया था पूरे थिएटर के अंदर अफरा तफरी मच गई और जो भी कुछ रोहन के साथ चल रहा था वो मात्र एक इल्यूजन था, वो एक छलावा था। अपनी पूरी आगे की जिंदगी तक रोहन यही सोचता रहा कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। क्या ये उसकी किस्मत का लिखा हुआ खेल था या इसका कारण कोई और था? इस सवालों का जवाब तो ना हमारे पास है, ना आपके पास है, ना रोहन के पास। लेकिन मुझे ये चीज बहुत ज्यादा मतलब आप इंटरेस्ट बोल रहे हैं, फैसिनेट करती है कि कैसे एक आदमी के सामने एक पूरी अलग से दुनिया खड़ी हो जाती है। मुझसे अगर आप पर्सनली पूछो तो मैंने आज तक कभी किसी छलावे को एक्सपीरियंस नहीं किया और ना ही मैं करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास कई लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं जहाँ पर उनके सामने एक पूरा का पूरा घर, एक पूरा का पूरा मार्केट, जैसे यहाँ पर एक पूरा का पूरा थिएटर, कुछ लोगों के लिए एक पूरा का पूरा होटल में काम करने वाले लोग, ये सब एज इट इज बन जाते हैं पूरी रात के टाइम पर। सुबह उठकर वहां देखते तो वहां पर कुछ भी नहीं होता है। क्या आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।